2015 में 70 में से 67 सीट्स, 2020 में 63 सीट्स, लेकिन 2025 में 70 में से सिर्फ 22 सीट्स। लेकिन आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह खत्म होती जा रही है? मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। ये है आम जिंदगी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। इसके ऊपर एक बहुत मशहूर लाइन है, वो आए थे कोठा बंद करवाने, सिक्के की खनक देख खुद नाचने लगे। इस लाइन का मतलब आपको इस वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। BJP has ended its 27-year exile in Delhi with a decisive win over Aam Aadmi Party in the assembly polls. आज इस पार्टी के आधे से ज्यादा मेंबर्स ने या तो पार्टी छोड़ दी है या उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज आम आदमी पार्टी के सिर्फ नाम में ही आम है। ये पार्टी जिस चीज का बहिष्कार करके शुरू हुई थी, आज यही पार्टी उसी चीज का सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी ने वैसे तो कई सारे वैलिड टॉपिक्स पे इलेक्शन लड़े हैं, जैसे एजुकेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इन सब चीज़ों पे आम आदमी पार्टी अच्छा काम भी कर रही थी। लेकिन इनके अलावा जो आम आदमी पार्टी आज काम कर रही थी, इसके लिए उनकी शुरुआत नहीं हुई थी। तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत क्यों, कब और किस लिए हुई थी? भारत माता की, भारत माता की। जुलाई 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, लेकिन इस इवेंट के टाइम इंडिया में एक बहुत बड़ा 70,000 करोड़ का स्कैम हो जाता है। जो अमाउंट इस इवेंट के लिए जमा किया गया था, उसमें से सिर्फ आधा ही यूज होता है और बाकी का जो अमाउंट था वो पूरा स्कैम हो जाता है। पूरी दुनिया में इंडिया की बहुत बदनामी होती है। और फिर इसी साल के खत्म होते होते नवंबर में एक और स्कैम सामने आता है, द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसमें गवर्नमेंट कई सारी टेलीकॉम कंपनीज को सस्ते दामों में स्पेक्ट्रम बेच देती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और इस समय सत्ता में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार लोगों की नजरों में एक भ्रष्टाचारी सरकार बन गई थी। फिर इतने सारे भ्रष्टाचार की वजह से 2011 में कुछ लोग आंदोलन पर बैठते हैं, द एंटी करप्शन मूवमेंट। In India, the world's biggest democracy, a mass protest is gaining strength. जिसका एक और नाम था जो आपने कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा, अन्ना आंदोलन। वैसे तो यहाँ पे कई सारे लोग थे, लेकिन 5 लोग इस आंदोलन के बड़े चेहरे बने। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, एडवोकेट प्रशांत भूषण और एडवोकेट शांति भूषण और पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव। लेकिन इन 4 नामों के अलावा जो 5वां चेहरा था जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहा था करप्शन के अगेंस्ट, आज वही शख्स करप्शन की वजह से जेल भी गया था। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे सारे लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि जन लोकपाल बिल को पास कर दिया जाए। ये वही बिल है जो इंडिया में करप्शन खत्म करने के लिए बनाया गया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बिल करप्शन खत्म करने के लिए बनाया गया था तो इस बिल को पास क्यों नहीं कर देते? इसका रीजन बड़ा सिंपल है। इंडिया में किसी भी छोटे या बड़े पॉलिटिशियंस के पास 3 चीज आपको जरूर मिलेगी। पहला, एक चमचमाती हुई गाड़ी, दूसरा, एक चमकते धमकते हुए कपड़े, और तीसरा, उन्हीं चमकते धमकते कपड़ों पे भ्रष्टाचार के दाग। लेकिन अगर एक बार ये बिल पास हो गया तो सिर्फ लोकल नेता ही नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एमपी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक किसी पर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। और इसी बिल को पास करवाने के लिए इन पॉपुलर फिगर्स के साथ कई सारे लोग जंतर मंतर पे एक भूख हड़ताल में बैठते हैं। Away from the sound and fury of the leadership at Jantar Mantar, a band of nearly 200 men and women are also fasting in support of their leader. ये भूख हड़ताल 12 दिन तक चली, जिसमें 74 साल के अन्ना हजारे 12 दिन यानी कि 290 घंटे कुछ नहीं खाते हैं और उनका 7.5 किलो वेट कम हो जाता है। लेकिन 12 दिन के बाद अन्ना हजारे ये स्ट्राइक खत्म कर देते हैं। लेकिन ये स्ट्राइक खत्म तब करते हैं जब गवर्नमेंट उनकी 3 शर्तें मान लेती है। पहली, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए जो ऑफिसर्स के काम के डिले या ऑफिसर्स के करप्शन की देखरेख करे।
दूसरा, जन लोकपाल बिल के अंडर सिर्फ बड़े डिपार्टमेंट या बड़े अधिकारी नहीं बल्कि सी या डी क्लास जैसे छोटे डिपार्टमेंट भी उसके अंडर कवर किए जाए। और तीसरा ये कि हर एक स्टेट पे एक लोकायुक्ता होना चाहिए जिसके पास उतनी ही पावर हो जितनी एक स्टेट के लोकपाल के पास होती है, ताकि करप्शन को हर एक स्टेट के लेवल पर कंट्रोल किया जाए। अब ये तीनों डिमांड वैलिड तो थी जो कि कंट्री के करप्शन को खत्म करने में हेल्प करती, लेकिन जन लोकपाल बिल को अभी भी पास नहीं किया गया था। और इन सब के कुछ महीने बाद ही मार्च 2012 में इंडिया का एक और सबसे बड़ा स्कैम सामने आता है, द कोलगेट स्कैम। और इस स्कैम की वजह से कांग्रेस एक बार फिर जनता के घेरे में आती है। और इतने सारे करप्शन होने के बाद भी जहां अन्ना हजारे पॉलिटिकल अप्रोच के खिलाफ थे, वहीं अरविंद केजरीवाल का मानना था कि हमें रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेप लेना जरूर। और इसी वजह से नवंबर 2012 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, आम आदमी पार्टी। और यहीं से आम आदमी पार्टी का बर्थ और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सब आम आदमी हैं, आम लोग हैं। और इनका मोटिव बड़ा सिंपल है कि इंडिया से करप्शन को ख़त्म करना है। और उस समय आम आदमी पार्टी सोशल इश्यूज जैसे बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर जैसी चीज़ों पे बात करने लगी। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी करप्शन पे भी बात कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को आम आदमी पार्टी एक भरोसेमंद पार्टी लगी, क्योंकि इसके पहले कभी भी कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीज़ों पे बात नहीं करती थी। फिर 2013 में 4 दिसंबर को दिल्ली में होते हैं असेंबली इलेक्शंस, जिसमें एक ऐसी पार्टी इलेक्ट हुई थी जिसे फॉर्म हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। 8 दिसंबर 2013 को इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं और आम आदमी पार्टी को मिलती है 70 में से 28 सीट्स। अब आपको लग रहा होगा 28 सीट्स पे आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन हार गई होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि उसी इलेक्शंस में बीजेपी को मिलती है 32 सीट्स और उसी इलेक्शन में कांग्रेस को मिलती है 8 सीट्स। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में अपनी सरकार बना लेती, जिसमें अरविंद केजरीवाल 3 बार की चीफ मिनिस्टर रह चुकी शीला दीक्षित को उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 22,000 वोटों से हरा देते हैं। और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद 17 दिसंबर को जन लोकपाल बिल भी राज्यसभा में पास कर दिया जाता है। और फिर 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन सीएम बनने के सिर्फ 49 डेज बाद ही 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्शन में बीजेपी को 32 सीट्स मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स और कांग्रेस को 8 सीट्स। और फिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी और इसी की वजह से गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं थी। और जो जन लोकपाल बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया था, उसके बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खिलाफ थे। और आम आदमी पार्टी को कहा गया कि अगर आप कोई सा भी बिल पास करते हो तो पहले आपको दिल्ली के एलजी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो बिल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप उस बिल को पास कर पाओगे। लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ये कहकर रिजाइन कर देते हैं कि मैं किसी भी करप्ट पार्टी या करप्ट पॉलिटिशियंस के अंडर काम नहीं करूंगा। और क्योंकि दिल्ली में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं था, इसलिए दिल्ली में लागू होता है प्रेसिडेंट रूल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी पार्टी के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, वो अपनी पार्टी को दिल्ली के बाहर भी एक्सपेंड करने लगे। और फिर 2014 के सेंट्रल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी से 434 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी के अपोजिशन में थी देश की 2 सबसे बड़ी पार्टीज, बीजेपी और कांग्रेस। इस इलेक्शन में अब की बार बीजेपी सरकार के नारे लगाए जाते हैं और इसी टैगलाइन से पूरे इलेक्शन में बीजेपी द्वारा कैंपेनिंग और मार्केटिंग की जाती है। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। और दूसरी ओर 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट स्कैम जैसे करप्शन की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान होता है। और इस समय यूपीए सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी 10 साल हो चुका था, जिसकी वजह से पब्लिक भी सरकार में एक बदलाव लाना चाहती थी। और इसी वजह से जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो बीजेपी को मिलती है 242 सीट्स और कांग्रेस को मिलती है सिर्फ 43 सीट्स, जो कि कांग्रेस के इतिहास में अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। और आम आदमी पार्टी को मिलती है सिर्फ 4 सीट्स, जो कि सारी पंजाब में थी। और दिल्ली में से आम आदमी पार्टी को 0 सीट्स मिलती है। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ थी और अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे बयान देते कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं।
अब अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई ये बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आगे काम आएगी। इस इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब लोकसभा इलेक्शन के अगले साल ही दिल्ली में फिर से असेंबली इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि दिल्ली अभी तक प्रेसिडेंट रूल के अंडर थी और अब वक्त था कि इसे फिर से एक सीएम को सौंप दिया जाए। लेकिन इस बार के इलेक्शन रिजल्ट्स ने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि 70 में से बीजेपी को मिलती है सिर्फ 3 सीट्स, कांग्रेस को मिलती है 0 सीट्स और आम आदमी पार्टी को मिलती है 70 में से 67 यानी कि 67 सीट्स। और इसी तरह आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीत लेती है और आम आदमी पार्टी ने फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बना दिया। लेकिन इस जीत के बाद दिल्ली में एक रिवॉल्यूशन आता है। अरविंद केजरीवाल ने जैसे वादे किए थे वैसे ही वो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट से भी अच्छा कर देते हैं। स्कूल के टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं, ताकि वो टीचर्स देख सके और सीख सके कि फॉरेन में बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाता है और वही चीज़ वो इंडिया में आकर इम्प्लीमेंट कर सके। दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी भी दिया गया और हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला गया जिसमें लोगों का फ्री इलाज हो सके। और इन सब चीज़ों के साथ दिल्ली में औरतों की बस यात्रा भी फ्री कर दी गई। इन सब चीज़ों में कुछ फ्रीबीज थी तो कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बिजली या पानी। ये चीज़ें एक डेमोक्रेटिक कंट्री की नीड होती है, तो इनको हम वेलफेयर स्कीम्स में रख सकते हैं। लेकिन फ्री बस सर्विस की वजह से औरतों के टिकट के पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन वही टिकट की प्राइस हाई चली जाएगी और वही प्राइस फिर मर्दों को पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप घर के एक व्यक्ति की जेब से पैसा बचाकर दूसरे व्यक्ति की जेब से ज़्यादा पैसा खींच रहे हो। लेकिन इन सब स्कीम्स को बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी ही स्कीम्स आज बीजेपी हर एक स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में भी ऑफर कर रही है। लेकिन इन सब स्कीम्स का फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता है 5 साल बाद 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, जहां अरविंद केजरीवाल के इन सब कामों के बाद आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चलाती है, लगे रहो केजरीवाल। और इन सब कैंपेन की वजह से अरविंद केजरीवाल को काफी सपोर्ट मिलता है। और फिर जब 11 फरवरी को इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ती है। इस इलेक्शन में जहां 70 में से बीजेपी को सिर्फ 8 सीट्स मिलती है, वहीं कांग्रेस को मिलती है 0 सीट्स और आम आदमी पार्टी को मिलती है 70 में से 63 यानी कि 63 सीट्स। इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्शन तो जीत जाते हैं, लेकिन वो जीतने के पहले जनता से 3 वादे करते हैं और कहते हैं अगर मैं ये 3 वादे पूरे ना कर दूं तो आप मुझे अगली बार वोट मत दीजिए। पहला, मैं यमुना पूरी तरह साफ कर दूंगा। दूसरा, हर घर में 24 घंटे साफ पानी पहुंचाऊंगा। और तीसरा, दिल्ली की सड़कें यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड की हो जाएगी। अब ये इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी खुश तो थी, लेकिन उनकी खुशी शायद यहीं तक थी, क्योंकि इसके बाद पार्टी का बुरा वक्त शुरू होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोग 2 वजह से वोट दे रहे थे। पहला तो ये कि ये पार्टी एंटी करप्ट थी और दूसरा ये पार्टी वो काम कर रही थी जो देश के लगभग हर एक पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस पार्टी के डाउनफॉल का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, जब से 2014 में साजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, तभी से या तो इस पार्टी के मेंबर्स पार्टी को छोड़ रहे हैं या फिर इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पार्टी टूटती ही आ रही है। मार्च 2015 में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, जो कि अन्ना आंदोलन में बैठे थे और बड़े चेहरे थे इस पार्टी के, वो दोनों इस पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। और फिर इसके बाद कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास जैसे लोग या तो पार्टी से पूरी तरह रिजाइन कर देते हैं या वो इस पार्टी को रिजाइन कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर 2020 का इलेक्शन जीतने के बाद तो मानो आम आदमी पार्टी का मोटिव पूरी तरह चेंज ही हो गया हो। आपको मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बारे में क्या बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं। जो अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को चोर कहते थे, वही कांग्रेस को करप्ट बताने वाले अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी आज तक सिर्फ अपने काम के लिए वोट मांगती थी, वही आम आदमी पार्टी आज कहने लगी कि नोट पर गांधी जी की जगह भगवान के फोटोज लगा दो, और ये एक रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलने लगी। प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ
श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आम आदमी पार्टी के नाम में ही आम आता है और ये पार्टी जानी भी इसीलिए जाती थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा से वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे और पहले कुछ ऐसे भाषण दिया करते थे। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, मैंने आपकी यात्रा मुफ्त कर दी, पैसा यहाँ से आता। पर आपका राज्य भी छोटा है, आपको हवाई जहाज की जरूरत क्या है? हमने फिजूल खर्ची बंद करी है। जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं, इन्हीं के घर पर आगे चलकर 45 करोड़ का रेनोवेशन होता है और जब भी इनसे डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है तो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग या बीजेपी के लोग काम नहीं करने दे रहे और जिसकी वजह से लोग कहने लगे कि या तो ये कामों में डिले कर रहे हैं या ये काम कर ही नहीं रहे हैं और ये एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ बहाना दे रहे हैं। और जो इनकी एक इमेज बनी थी आम आदमी की और वीआईपी कल्चर से दूर रहने वाली, वो इमेज अब मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन ये सब हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी को एक भारी झटका लगता है जब 2022 में उनके ऊपर लिकर स्कैम का एलिगेशन लगता है। एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इनको अपनी पोस्ट से रिजाइन भी करना पड़ता है और इसी केस में मेंबर ऑफ राज्यसभा राघव चड्ढा को भी रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे भारी झटका तब लगता है जब 21 मार्च 2022 को ईडी अरविंद केजरीवाल के घर आती है और फिर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंडिया में पहली बार था जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को इंटरनल बेल दी जाती है जिसमें वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं लेकिन ना तो वो किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं और ना वो इस केस के बारे में बाहर डिस्क्लोज कर सकते हैं। और इस राज्यसभा इलेक्शन में भी जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0 सीट्स मिलती है, वहीं बीजेपी को 7 में से 7 सीट्स मिलती है। और फिर इस इलेक्शन के बाद जब इंटरनल बेल का पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल चले जाते हैं और फिर लगभग 6 महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है और फिर फरवरी में जाकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और उनकी जगह दिल्ली की सीएम आतिशी बन जाती है और वो यह कहकर रिजाइन करते हैं कि मैं इस कुर्सी पर वापस तभी बैठूंगा जब मुझे दिल्ली की जनता इलेक्शन जिताकर वापस से सीएम बनाएगी। लेकिन फिर जब 2025 के इलेक्शंस होते हैं वहां आम आदमी पार्टी को मिलती है सिर्फ 22 सीट्स, बीजेपी को मिलती है 48 सीट्स और कांग्रेस को हर बार की तरह 0 सीट्स। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बीच शायद आम आदमी पार्टी भूल गई कि उनके नाम की तरह उनकी लाइफ स्टाइल भी आम ही थी। ये पार्टी जानी जाती थी एजुकेशन, वेलफेयर और हेल्थ पे बात करने के लिए, करप्शन के खिलाफ खड़े होने के लिए और वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहने के लिए। लेकिन उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के घर पे आज 45 करोड़ का रेनोवेशन होता है और इसी पार्टी के कई सारे नेता एक करप्शन की वजह से जेल भी जाते हैं। इस पार्टी के कई सारे मेंबर्स ने पार्टी छोड़ दी जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये पार्टी पूरी तरह टूट गई। जो पार्टी पहले कांग्रेस को करप्ट बता रही थी वही पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है। और इस इलेक्शन के पहले लोगों की कंप्लेन थी कि जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोले गए थे उनमें सिर्फ जानवरों का इलाज होता है, जो स्कूल्स खोले गए थे उनमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है और रोड पे सिर्फ गड्ढे ही भरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 3 वादे किए थे और कहा था अगर मैं ये 3 वादे पूरे ना करूं तो आप अगले इलेक्शन में मुझे वोट मत दीजिए। इन पब्लिक प्लेड ए फेयर मूव। उन्होंने आपकी बात की लाज रखी और उन्होंने वही किया जो आपने कहा था। उन्होंने आपको वोट नहीं दिए और आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे उनमें से सिर्फ आतिशी ही इलेक्शन जीती, बाकी सारे इलेक्शन हार गए। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।